न्यूमेरिकल नंबर 11 आज हमने करना है। अ मीटर रूल इज सपोर्टेड ऑन अ नाइफ एज। एक मीटर रूल है, या मीटर रॉड जो होता है पूरा 1 मीटर जिसकी लेंथ होती है, दैट मीटर रूल कहता है मीटर रूल इज सपोर्टेड ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर ग्रेजुएशन। कि 40 सेंटीमीटर जहां से इसकी जीरो वाली मार्किंग है वहां से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी सिंपल सी बात है, मीटर रूल पे जिस जगह पे 40 मार्क हुआ है, 40 सेंटीमीटर मार्क हुआ है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इसको एक वेज के ऊपर एक जो है, क्या वर्डिंग यहाँ पे यूज की गई है, नाइफ एज के ऊपर इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर इसको प्लेस हम कर दें थोड़ी देर के लिए, सपोज करें अगर ये वाला वेट अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट ना करूं, तो आपको पता है यहाँ तक का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर बनता है, तो यहां से आगे का क्या होगा 60 सेंटीमीटर्स। तो जब आगे 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, पीछे 40 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये कभी भी इसके ऊपर बैलेंस नहीं हो सकता था। ठीक हो गया, तो इसको इसके ऊपर बैलेंस रखने के लिए उसने क्या किया, उसने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की जहां पे लेंथ है इस जगह पे उसने एक वेट कनेक्ट कर दिया इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ये इसके ऊपर से गिरे ना, इम्बैलेंस ना हो। तो इस वेट को कनेक्ट किया गया इसको बैलेंस करने के लिए, और ये वेट कितना है, ये वेट उसने बता दिया 0.45 न्यूटन है। 0.45 न्यूटन ये इसका वेट है, इसको मैं W1 का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया जी। अच्छा, a meter rule is supported on a knife edge placed at 40 centimeters. It is found that the meter rule balances horizontally when a mass which has weight 0.45 न्यूटन is suspended. कि इसको बैलेंस करने के लिए 0.45 न्यूटन का वेट इसके साथ सस्पेंड कर दिया गया एज शोन इन द डायग्राम। अब उसके सवाल क्या है, पहला सवाल है, कहता है कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट द नाइफ एज। नाइफ एज के अबाउट यानी इस वाले पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर इसको प्लेस किया गया है, इस पॉइंट के अबाउट कहता है आपने मूवमेंट फाइंड करना है। मूवमेंट किसे कहते हैं, टॉर्क को, मूवमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क। ठीक है, तो कह रहे हैं मूवमेंट फाइंड करना है, तो इट मींस के टॉर्क फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इसको प्लेस किया गया है और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए का। सो ये ए जो है यही हमारा, ये वाला जो पॉइंट ए है यही है हमारा पिवट पॉइंट, यानी रोटेशन जो होगी इस पिवट पॉइंट के अबाउट होगी, दैट इज अवर पिवट पॉइंट। ठीक हो गया जी। तो कहते हैं आपने मूवमेंट फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। अब टॉर्क आपको पता है किसी फोर्स की वजह से होता है ना, ये मैं लिखता हूं अगर टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, तो यहाँ पे एफ एक फोर्स है, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना। तो फिर यहाँ पे अगर वो कहता है कि आपने मूवमेंट फाइंड करना है, तो वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से हमने मूवमेंट फाइंड करना है, यानी टॉर्क। यहां मैं लिख भी देता हूं, ये टॉर्क जो है इसको कहा जाता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क जो है ये मूवमेंट ऑफ फोर्स है। किस फोर्स का मूवमेंट है, इस वाली फोर्स का मूवमेंट है कि जिस फोर्स ने इस टॉर्क को प्रोड्यूस किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर हमने टॉर्क फाइंड करना है तो किस फोर्स की वजह से फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे दो किस्म की फोर्सेज हैं, एक ये इसका वेट जो है ये वाली फोर्स, और दूसरा मीटर रूल का अपना जो वेट होगा जो एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो जो वेट होगा उसकी वजह से। तो ये दो किस्म की यहाँ पे फोर्सेज हैं, तो हमने किस फोर्स की वजह से टॉर्क फाइंड करना है, तो वो कहता है आपने फाइंड करना है कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट द नाइफ एज इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द फोर्स ड्यू टू द मैस ऑफ द रूल। रूल के मैस की वजह से जो फोर्स है, अब रूल के मैस की वजह से कौन सी फोर्स है, हमें पता है किसी भी बॉडी के मैस की वजह से फोर्स क्या होती है, उस बॉडी का अपना वेट। अब मेरे मैस की वजह से जो फोर्स है वो क्या है, वो मेरा अपना वेट। तो यहाँ पे रूल के मैस की वजह से जो वेट है वो रूल के मैस की वजह से जो फोर्स है वो रूल का अपना वेट है। तो कहते हैं रूल के वेट की वजह से जो फोर्स होगी आपने उस फोर्स की वजह से टॉर्क फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब रूल के वेट की वजह से जो फोर्स होगी डेफिनेटली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो इस जगह पे कहीं होगी, इस जगह पे वो डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगी वो फोर्स। ठीक है, और वो फिर फोर्स है रूल का वेट, जिसको मैं W2 का नाम दे देता हूं। तो W2 की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क है हमने वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब W2 की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क मैं डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि इस फॉर्मूले के मुताबिक टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। मुझे फोर्स भी चाहिए जो कि गिवन है W2, खुद ही उसने बता दी है, उसका वेट उसने ऑप्शन बी में बताया हुआ है। ठीक है, सॉरी पार्ट बी में बताया हुआ है। तो ये W2 फोर्स मेरे पास मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ मुझे मूवमेंट भी चाहिए। और अब मुझे नहीं अभी पता कि इसका जो डिस्टेंस बनता है ये इस पिवट पॉइंट से कितना बनता है,
यानी ये मूवमेंट आर्म मुझे नहीं पता, तो इसलिए डायरेक्टली इसकी वजह से तो मैं फाइंड कर नहीं सकता। दूसरा एक और तरीका है। एक और तरीका कौन सा है? देखें, उसने खुद कह दिया ना कि बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन हम यहां पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक हो गया? अब जब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या होता है? सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अच्छा, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स जब 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि इस वेट की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क होगा वो, और रूल के अपने वेट की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क जो है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली इसकी वजह से वेट W1 की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क फाइंड कर लूंगा। तो W1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा एग्जैक्टली वही टॉर्क W2 की वजह से भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, तभी तो ये बैलेंस कंडीशन में है। तो W2 की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क फाइंड करने के लिए मैं सिंपली W1 की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क फाइंड कर लूंगा। ठीक हो गया? और यही चीज मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि देखें, पार्ट ए में कर रहा हूं, मैं लिखूंगा कि टॉर्क टॉर्क ड्यू टू W2 जो कि मैंने फाइंड करना है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, यही रूल के वेट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, वो मैंने फाइंड करना है। दैट इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया, इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क के इक्वल होगा। सो मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू W1, टॉर्क ड्यू टू W1। सो अगले स्टेप में अब मैं लिख सकता हूं W1 की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क क्या होगा? वो होगा इसका वेट W1 मल्टीप्लाई इसी का मूवमेंट आर्म। अब इसका मूवमेंट आर्म क्या बनता है? तो इसका मूवमेंट आर्म देखें, ये डिस्टेंस बनता है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वहां से लेके पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस। और ये कितना बनेगा? 40 माइनस 15 कितना बनेगा? बिल्कुल क्लियर है, 40 माइनस 15 क्या होता है? 40 माइनस 15 होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है? सो अभी मैं खैर इसको आर ही लिख रहा हूँ, W1 इंटू आर लिख रहा हूँ, आर मूवमेंट आर्म है। और आर की वैल्यू ये यहाँ पे आपके सामने मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। आर विल बी इक्वल टू 40 माइनस 15 दैट इज 25 सेंटीमीटर्स, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर है लेंथ का, सो बनेगा 0.25 मीटर्स। सो अब यहाँ पे अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करता हूँ। W1 की वैल्यू है 0.45, ठीक है जी, और आर की वैल्यू मूवमेंट आर्म ये कैलकुलेट कर लिया 0.25। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0.1125, ये कैलकुलेट कर लें आप कैलकुलेटर से, न्यूटन मीटर्स। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये तो आ गया पार्ट ए का आंसर। अब पार्ट बी की तरफ हम आते हैं। देखिए पार्ट बी क्या है। पार्ट बी में उसने कहा हुआ है इफ द वेट ऑफ द रूल इज 0.90 न्यूटन। कहते हैं अब इस पूरे रूल का वेट मैं आपको बता रहा हूं 0.90 न्यूटन है। आपने क्या करना है? आपने ये बताना है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या है? इस रूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या है? तो देखें, रूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन का मतलब है कि रूल जिस पॉइंट पे रूल जिस रूल का वेट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना। तो इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस बनता है पिवट पॉइंट से, यानी ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको मैं R2 का नाम दे देता हूं, पहले वाले को R1 का नाम दे देता हूं, और यहां भी फिर R1 लिख देता हूं। ठीक हो गया? तो अब R2 डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करने का कह रहा है वो। तो अब जरा देखें R2 डिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो वंस अगेन टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? टॉर्क इज इक्वल टू RF। ठीक है? और RF नहीं, सिर्फ R2, और साथ F की जगह पे क्या आ जाएगा अगले स्टेप में? F की जगह क्या आ जाएगा? अब इस केस में जो फोर्स है वो W2 वेट है, तो यहां पे मैं लिखूंगा F की जगह W2 एंड दैट इज इक्वल टू टॉर्क। अच्छा, मैंने R2 फाइंड करना है, यानी ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये मैं कैसे फाइंड करूंगा? देखें, टॉर्क तो हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। टॉर्क क्या होगा W2 की वजह से? 0.1125। सो यहाँ पे T की जगह मैंने लिख दिया 0.1125, और अगले स्टेप में R2 में ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, और W2 की जगह पे W2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में उसने बता दी है 0.90 न्यूटन। W2 की वैल्यू उसने क्या बता दी है? 0.90 न्यूटन, ये क्वेश्चन में बताई हुई है। तो यहां पे अब मैं लिख देता हूं 0.90 न्यूटन। अब अगले स्टेप में 0.90 को यहां लाके अब डिवाइड करें,
तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनेगी 12.5 सेंटीमीटर्स, सॉरी यस 12.5 सेंटीमीटर्स। पहले मीटर में आएगी आपके पास 0.125 ऐसे आएगी, 0.125 मीटर्स में आएगी, और जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी। यानी इतने वाला डिस्टेंस जो है इतने वाला डिस्टेंस जो है ये बना 12.5 सेंटीमीटर्स। लेकिन हमें क्या कहा हुआ है, हमने एग्जैक्टली इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, और पोजीशन जाहिर सी बात है जीरो के रिस्पेक्ट से होगी ना, क्योंकि मार्किंग तो यहां से स्टार्ट हुई है, तो जीरो के रिस्पेक्ट से ये पोजीशन हमने फाइंड करनी है। तो देखें अब R2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 12.5, जबकि जबकि ये जो डिस्टेंस है जीरो से लेके यहां तक का ये है 40, तो जब ये वाला 40 मजीद आगे इतना डिस्टेंस R2 वो हमने कैलकुलेट कर लिया 12.5, तो टोटल जीरो से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, वो बना 40 प्लस 12.5 यानी 52.5। समझ आ गई है? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, जो कि हमसे पूछी हुई है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज व्हाट, इज इक्वल टू 40 प्लस 12.5 जो कि बनती है 52.5 सेंटीमीटर्स, 52.5 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया जी? तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 11। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 12। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। सॉरी, न्यूमेरिकल नंबर 10, ये 9 था, बुक में मार्किंग गलत हुई है, 11 नहीं है, ये 9 है, ऐसे ये 9 था। ठीक है जी? अब मैं 10 की तरफ आता हूं, इसे मैं साफ कर रहा हूं। नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 में देखें कि ये डायग्राम बनी हुई है, पहले मैं वो ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा देखें जी, स्टेटमेंट देखें, कहता है कि अ यूनिफॉर्म प्लैंक ए बी ऑफ लेंथ 4 मीटर्स, ये प्लैंक है पूरा ए से लेके बी तक का, प्लैंक लकड़ी का फट्टा, ये पूरा ए से लेके बी तक हुआ है, और इसकी लेंथ इसने बता दी है कितनी है, कहते हैं इसकी लेंथ है 4 मीटर्स। इस पूरे प्लैंक की लेंथ बता दी गई है 4 मीटर्स। सो दिस इज द लेंथ ऑफ 4 मीटर्स। ठीक हो गया? अच्छा अब आगे जरा देखें, अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ लेंथ 4 मीटर्स एंड वेट 500 न्यूटन। इसी प्लैंक का जो वेट है वो है 500 न्यूटन। तो हमें पता है वेट हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है, तो यहां से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूं इसका वेट इस तरह से। कितना है ये वेट है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। इससे मैं नाम दे देता हूं W1 का। ठीक हो गया जी? अच्छा मजीद आगे देखें, इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल रोप एट ईच एंड। इस प्लैंक को लटकाया गया है 2 रोप्स के जरिए जो दोनों एंड्स पे लगाई गई हैं। अब ये एक रोप है और ये दूसरी रोप है, तो जब रोप्स के जरिए लटकाया गया तो यकीनी तौर पे यहाँ पे टेंशन होगी, यहाँ पे होगी T1 और यहाँ होगी T2, दोनों टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, जाहिर है जब ऊपर से लटकाया गया तो टेंशन फिर अपवर्ड ही होंगी। अच्छा आप जरा आगे देखें, अ गर्ल ऑफ वेट 300 न्यूटन इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर। एक लड़की है जो यहाँ पे खड़ी हुई है इस डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस कितना है 1.2 मीटर। अच्छा फिर जाहिर सी बात है इसका भी जो वेट होगा यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ W2 का, और ये वेट उसने हमें बताया हुआ है, कितना बताया हुआ है, कहता है 300 न्यूटन ये वाला वेट है। ठीक हो गया जी? अच्छा मजीद आगे देखते हैं, बाय टेकिंग द मूवमेंट्स अबाउट ए। आपने जो मूवमेंट्स सपोर्ट करने हैं, सपोज करने हैं, वो ए के अबाउट लेने हैं। मूवमेंट्स ए के अबाउट लेने का मतलब
आपने ए पॉइंट को पिवट पॉइंट सपोज करना है, ठीक है। सो ये ए पॉइंट हमारा पिवट पॉइंट होगा हमारी रोटेशंस का, जो हम टॉर्क सपोज करेंगे इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हुए, उनका पिवट पॉइंट होगा ए, क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में हमें बता दिए। अच्छा, वुड यू एक्सपेक्ट द टेंशन इन द रोप ए टू बी लार्जर और स्मॉलर देन दैट ऑफ द रोप बी? कहता आप ये बताएं कि कौन सी वाली टेंशन बड़ी होगी, ये रोप ए वाली टेंशन बड़ी होगी या रोप बी वाली टेंशन बड़ी होगी? यानी T1 और T2 की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, उन्हें कंपेयर करके बताना है कि कौन सी वाली टेंशन बड़ी है। सिंपल सी बात है। तो मैं फिर अप्लाई करता हूँ इक्विलिब्रियम की पहले फर्स्ट कंडीशन। तो बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देखें बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब आपको पता है ना, फर्स्ट कंडीशन में सुमेशन एफ एक्स भी है और सुमेशन एफ वाई भी है। यानी फर्स्ट कंडीशन ये पूरी जो है सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ये, और सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0 ये दोनों इक्वेशंस मिलके फर्स्ट कंडीशन बनाती हैं। अब अगर मैं बारी बारी दोनों को यहाँ पे कंसिडर करूँ, तो देखें सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे मैं अप्लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। टेंशन अपवर्ड है, T1 अपवर्ड है, टेंशन T2 अपवर्ड है, इस गर्ल का वेट जो लड़की का वेट वो डाउनवर्ड है, जो इसका प्लैंक का वेट है वो डाउनवर्ड है। तो सारी फोर्सेस वर्टिकल हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इसलिए सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हमारे किसी काम की नहीं है इस केस के लिए। सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0 में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो देखें ये मैंने लिखा सुमेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा जरा, सबसे पहले T1 T2 अपवर्ड है, तो T1 प्लस T2 मैंने लिख दिया पॉजिटिव साइंस के साथ। जबकि दोनों वेट्स W1 और W2 डाउनवर्ड हैं, तो उन दोनों को नेगेटिव साइंस के साथ मैंने लिख दिया, तो W1 माइनस W2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में क्या बनेगा, T1 प्लस T2, बिल्कुल क्लियर है, W1 W2 दोनों नेगेटिव साइंस के साथ यानी ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो 500 प्लस 300 क्या बनेगा, 800, यानी बनेगा माइनस 800। दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस 800, ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमें पता है कि हमने दो वेरिएबल्स फाइंड करने, T1 T2, और मैथ का रूल है कि जितनी इक्वेशन जितने वेरिएबल्स फाइंड करने हो कम से कम उतनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अब एक और इक्वेशन मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन में यूज करूंगा, उसी से मुझे सेकंड इक्वेशन मिलेगी। तो यह मैं लिखता हूं बाय सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाय सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, वो है सुमेशन टॉर्क इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू 0। अच्छा, जब सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू 0 की यहाँ पे मैं बात करूंगा, तो देखिएगा जरा यहाँ पे कौन कौन से टॉर्क एक्ट करेंगे। जरा चार फोर्सेज हैं, तो चारों फोर्सेज की वजह से अपना अपना टॉर्क होगा। तो चारों फोर्सेज को मैं कंसिडर करता हूँ। सबसे पहले T1, ये मैंने लिखा T1, ठीक है, और साथ इसका मूवमेंट आर्म, क्योंकि टॉर्क आपको पता है ना क्या होता है, RF, यानी फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स का मूवमेंट आर्म। तो अब T1 जो है, ये T1 फोर्स लिखी और साथ T1 का मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म क्या होगा, मूवमेंट आर्म होता है जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही हो उस पॉइंट का पिवट पॉइंट से डिस्टेंस। अब पिवट पॉइंट तो यहाँ पॉइंट ए है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें खुद ही कह दिया है कि आपने तमाम मूवमेंट्स पॉइंट ए के अबाउट लेने हैं। तो जब ए के अबाउट मूवमेंट्स लेने हैं तो ए हमारा पिवट पॉइंट हो गया, तो इसलिए पिवट पॉइंट ए है। और T1 फोर्स एक्ट भी पॉइंट ए पे ही कर रही है, तो फिर मूवमेंट आर्म कितना हुआ, वह हुआ 0, ठीक। नेक्स्ट आए T2 की तरफ, ये मैंने लिखा T2। अभी मैं साइंस कोई नहीं लिख रहा इनके साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आखिर में देखते हैं। T2, अब T2 पॉइंट बी पे एक्ट कर रही है, तो बी का पिवट पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है वो इस पूरे प्लैंक की लेंथ के बराबर है, जो कि है 4 मीटर्स। तो ये मैंने लिख दिया 4 मीटर्स, ठीक। आगे चलते हैं, अब मजीद देखें। अब दो और फोर्सेज हैं, कौन सी, W1 और W2। तो पहले W1 ही देख लें, ये मैंने लिखी W1। अब W1 जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही है वो है प्लैंक का सेंटर, और प्लैंक का सेंटर जो है, पूरा प्लैंक अगर 4 मीटर्स का है तो प्लैंक के सेंटर का डिस्टेंस पिवट पॉइंट ए से बनेगा 2 मीटर्स। सो ये मैंने लिखा W1 इंटू 2, ठीक। मजीद आगे देखें, अब है कौन सी रह गई है, W1 हुई है, W2 रह गई। अब W2, सो ये मैंने लिखा W2, और W2 जो है इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, इस पॉइंट का पिवट पॉइंट ए से डिस्टेंस उसने खुद ही बताया 1.2 मीटर्स। सो ये मैंने लिख दिया 1.2,
ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। ये सारे का सारा 0 के इक्वल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, सुमेशन टॉ इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब इनके साइंस देख लें। हमें पता है कि जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज में हो उसके साथ नेगेटिव लेते हैं। यानी कोई एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव सपोज कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी नेगेटिव बन जाएगी। अब देखें ए के अबाउट मैंने रोटेशन लेनी है, तो ये ए मेरा पिवट पॉइंट है, ये मैंने ए से इसको ग्रिप कर लिया अपने इस प्लैंक को। अच्छा अब जरा देखें, अब सबसे पहले T2 जो है, T2 अपवर्ड है ना, तो T2 जब अपवर्ड है तो इसको रोटेट करवाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो T2 के साथ आ गया पॉजिटिव साइन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है W1, तो देखें फिर मैंने इसको पिवट पॉइंट से पकड़ा। अब W1 डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन क्लॉकवाइज, इसलिए W1 के साथ नेगेटिव साइन आ गया। मजीद आगे देखें, W2 रह गई है, तो वंस अगेन पिवट पॉइंट से मैंने इसको ग्रिप किया। W2 डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो एक दफा फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, तो फिर एक दफा नेगेटिव साइन, सो ये नेगेटिव साइन आ गया। अब देखें क्या बनेगा, अब वैल्यूज पुट कर दें। ये मैंने लिखा 4T2 माइनस W1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू 500 और वो है 2, सो ये लिखा 500 इंटू 2 माइनस W2 की वैल्यू क्या है, ये है W2 300, सो W2 की जगह मैंने लिखा 300 और आगे 1.2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 4T2, अब देखें क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट करके आपके सामने लिख देता हूं। अच्छा जी, ये बनता है 300 मल्टीप्लाई 1.2, 360 बनेगा। 360 में मैं ऐड कर देता हूँ, ये 1000 बनेगा जाहिर है, प्लस 1000, ये बनेगा 1360। तो ओवरऑल बनेगा माइनस 1360, उधर शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव 1360, और अगले स्टेप में 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू डायरेक्टली मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, तो डिवाइडेड बाय 4 ये बनता है 340, तो T2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 340। अब T2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो T1 की वैल्यू भी आ जाएगी, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो यहां से T1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 विल बी इक्वल टू, T2 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करें तो 800 माइनस 340, ये बन जाएगा 460 न्यूटन। तो क्लियर है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 टेंशन जो है वो T2 से ग्रेटर है। ये तो हमने बता दिया ग्रेटर कौन सी है। अब उसने वजह भी पूछी हुई है, तो वजह बड़ी सिंपल सी है। वजह ये है कि ये जो लड़की है, ये जो स्टूडेंट है, ये किधर खड़ी हुई है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरफ को, यानी पॉइंट ए की तरफ खड़ी हुई है, जिस पॉइंट पे टेंशन T1 एक्ट कर रही है। तो जब ये रोप ए के ज्यादा करीब है, रोप ए रस्सी जो है ए वाली रस्सी के जब ये ज्यादा करीब है ये गर्ल, तो इसका मतलब है ए वाली रस्सी पे कुछ एक्स्ट्रा वेट भी पड़ रहा है। एक तो ये प्लैंक का वेट है, इस फटे का वेट है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था T1 और T2 के दरमियान। ठीक है, प्लैंक का जो वेट था वो T1 और T2 के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो स्टूडेंट है ये T1 टेंशन के, यानी रोप ए के ज्यादा करीब खड़ी हुई है, तो रोप ए पे इसका ज्यादा वेट एक्ट कर रहा है। तो अब क्योंकि रोप ए पे कंबाइन जो नेट वेट है, रोप ए पे नेट वेट जो है वो रोप बी की निस्बत ज्यादा है, इसलिए रोप ए में टेंशन भी फिर ज्यादा होगी। समझ आ गई, रीजन यहां पे लिख दें, बिकॉज 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 रोप ए हैज मोर नेट वेट, मोर नेट वेट देन एट रोप बी, देन एट रोप बी। ठीक हो गया कि रोप ए पे जो नेट वेट है वो रोप बी की निस्बत ज्यादा है, इसलिए रोप ए में टेंशन भी फिर ज्यादा होगी। तो ये था जी न्यूमेरिकल नंबर 10। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं अब इसे साफ कर रहा हूं और मैं आगे चलता हूं न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ। अच्छा जी देखें,
न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ हम आते हैं। अब इसमें डायग्राम बनी है, पहले वो डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा देखें जी। सवाल उसका क्या है, कहता है द डायग्राम बिलो शोज द प्लेन व्यू ऑफ अ डोर हिंग्ड एट ए। एक दरवाजा है, ये दरवाजे समझने के, दरवाजा ऊपर से अगर देखा जाए, मतलब ऊपर से नीचे दरवाजे को देखा जाए, दरवाजे की जो ऊपर वाली साइड होती है ना, ऊपर जाएं और ऊपर से नीचे दरवाजे को देखें, तो जब दरवाजा जिस तरह का आपको लगेगा ना ऊपर से देखने में, ये इसका वो वाला व्यू दिखाया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखिएगा, कहता है अ डायग्राम बिलो शोज द प्लेन व्यू ऑफ अ डोर हिंग्ड एट ए। दरवाजा है, ये दरवाजा इसको हिंग किया गया पॉइंट ए पे, यानी दरवाजे के जो कब्जे होते हैं जिनके जरिए वो दीवार के साथ कनेक्टेड होता है, ये वो है। ठीक हो गया, पॉइंट ए पे। इफ अ मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एट द एंड द मार्क बी, कहता है एक आदमी है वो इस ये जो बी एंड है इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 40 न्यूटन की। कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है आदमी? 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये मैंने लिख दिया 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, किस जगह पे? इस जगह पे, इधर लिख देता हूँ 40 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ए, कहता है पॉइंट ए के अबाउट कितना मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। क्या मतलब कितना मूवमेंट? मतलब कि टॉर्क फाइंड करना है। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, टॉर्क को ही मूवमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो मूवमेंट फाइंड करें मींस के टॉर्क फाइंड करें, तो ये लिख दिया। मजीद और क्या फाइंड करना है? मजीद आगे कहते हैं व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एक्स दैट मस्ट बी अप्लाइड एट सी। कहते हैं पॉइंट सी पे ये जो फोर्स एक्स अप्लाई की जा रही है इसकी मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए टू स्टॉप द डोर फ्रॉम टर्निंग, दरवाजे को रोटेट होने से रोकने के लिए। बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये फोर्स एक्स भी हमने फाइंड करनी है, ये कितनी होनी चाहिए, लेकिन वो बाद में, पहले हम टॉर्क फाइंड करते हैं कि कितना टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो देखिए कितना आसान है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि टॉर्क क्या होता है। वो तो होता है आर एफ, आर एफ, आर एफ साइन थीटा होता है, पता है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे मैंने सिंपली आर एफ क्यों लिखा? क्योंकि उसने खुद ही यहाँ पे बताया हुआ है कि वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फिर मैंने अप्लाई 40 न्यूटन एट द एंड ऑफ मार्क बी। वर्डिंग में तो नहीं बताया हुआ, लेकिन डायग्राम में उसने बता दिया कि जो फोर्स एक्ट कर रही है, देखें ये बिल्कुल डोर के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। यानी ये जो पूरा मूवमेंट आर्म बनेगा इस पिवट पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है, जो मूवमेंट आर्म है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। तो एंगल इसका मतलब है, डायग्राम में उसने बता दिए 90 डिग्री है। तो जब 90 यहाँ पे पुट करूंगा तो बनेगा आर एफ साइन 90, और साइन 90 आपको पता है हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो ओवरऑल आर एफ ही तो रह जाएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। अच्छा आप जरा देखें, वैल्यूज में पुट करता हूँ। देखें आर मूवमेंट आर्म कितना है, पिवट पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस वो खुद ही उसने हमें बताया हुआ है 1.8। सो ये मैंने लिख दिया 1.8। और फोर्स कितनी है वो खुद ही उसने हमें बताई है 40 न्यूटन। सो यहाँ पे 40 मैंने लिख दिया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 72 न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क हमारे पास आ गया 72। ठीक हो गया। अब अगला उसका सवाल है कि ये फोर्स एक्स कितनी होनी चाहिए। उसने ये कहा हुआ है कि जब ये वाली फोर्स में अप्लाई करता हूं जिसको एफ का नाम दे रखा है,
ये जो फोर्स एफ है ये फोर्स एक्ट कर रही है दरवाजे पे उस डायरेक्शन में, यानी यहां से ऊपर की तरफ। कहता है अगर इस दरवाजे को रोटेट होने से रोकना है तो एक और फोर्स एक्स हम अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट सी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी उस वाली फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कहता है तो इस फोर्स एक्स की कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि हम इस दरवाजे को रोटेट होने से रोक सकें। मतलब ये कि जो रोटेशन वो फोर्स एफ प्रोड्यूस कर रही है उस रोटेशन को रोकने के लिए, उस रोटेशन को ओवरकम करने के लिए इस फोर्स एक्स की कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सिंपली हम यहां पे लिख देंगे कि बोथ ऑफ दीज टॉर्क्स आर इक्वल, कि फोर्स एफ की वजह से जो टॉर्क है और एक्स की वजह से जो टॉर्क है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जाहिर है जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो हम यहाँ पे इसको रोटेशन से रोक सकते हैं। ठीक हो गया, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मतलब ये कि इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टॉर्क ड्यू टू एफ इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एक्स, ड्यू टू एक्स। ठीक है, अब एफ की वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, एफ की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये मैंने लिख दिया 72। और एक्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क कितना होगा, वो होगा फोर्स एक्स मल्टीप्लाई, जैसे ये था ना फोर्स एफ मल्टीप्लाई एफ का मूवमेंट आर्म, तो इसी तरह यहां पे होगा टॉर्क ड्यू टू एक्स क्या होगा, वो होगा फोर्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स का मूवमेंट आर्म। अब ये एक्स यहाँ पे एक्ट कर रही है तो मूवमेंट आर्म कितना बनेगा, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 1.2, खुद ही उसने हमें बताया हुआ है। और अगले स्टेप में 1.2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दें तो आपको फोर्स एक्स मिल जाएगी, यही हमने फाइंड करनी थी। ठीक है जी, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी 60 न्यूटन। लें जी, इस तरीके से हमने फोर्स एक्स भी फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये था जी आपका क्वेश्चन। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन प्रॉपर्ली जैसे अप्लाई करता था मैं उस तरीके से अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप्स को शॉर्ट करने के लिए ये किया है। ठीक हो गया, तो अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो अभी फिलहाल ये एंड लास्ट जो है उसके लिए मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।